ये जो पूरी वीडियो है ये 1965 वॉर के अराउंड घूमेगी और उन इंसिडेंट्स का जिक्र मैं करना चाहता हूँ जिन इंसिडेंट्स पे एक्चुअल में धीरे धीरे धूल चढ़ने लग गई है और जो मेजर क्राउड है अपने इंडियन पॉपुलेशन की उनको ये बातें पता नहीं होती। लेकिन अगर आज इंडिया है और पाकिस्तान है, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी बनने जा रहा है या फिर इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसमें 65 के वॉर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 65 वॉर के बाद धीरे धीरे सिनेरियोज जो थे या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे बाकी कंट्रीज के साथ वो चेंज होने लग गए थे, खासकर अमेरिका के साथ। 65 का वॉर वो वॉर था जिसमें टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि वेपन्स को देखते हुए या फिर टैंक्स को देखते हुए या एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स को देखते हुए तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था क्योंकि उसे यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था। तो टेक्निकली पाकिस्तान के खिलाफ वो वॉर जीतना या उस वॉर में जो कुछ भी हुआ उसने वेस्ट में बिगुल बजा दिया था कि भाई इंडिया जो है वो एशियन सुपर पावर बनने जा रहा है। एक और सरप्राइजिंग बात है कि अगर आप पाकिस्तान में जाओगे और पाकिस्तान के लोगों से पूछोगे नॉर्मली तो वो बोलेंगे कि हमने 65 का जो वॉर है वो जीता है और उसके बाद जितने भी वॉर हुए हैं सारे हमने जीते हैं। ये लिटरली उनके यहाँ हिस्ट्री की बुक्स में यही बताया जाता है। अब एक न्यूट्रल बंदा अगर हो, जैसे यूएसए यूके का कोई बंदा हो या कहीं दूसरे कंट्री का हो, तो वो ये बोलेगा यार इंडिया वाले कहते हैं कि उन्होंने सारे वॉर जीते हैं, तो फिर किसकी बात माने किसकी नहीं माने। मैं आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीजों को समझाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान की जो क्राउड है उसको अंधेरे में रखा गया बहुत लंबे टाइम तक। वीडियो शुरू करते हुए मैं सबसे पहले बात करूंगा एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान की। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ थे और उससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये एशियन फ्रंट के कमांडर इन चीफ थे एयरफोर्स के। तो आप ये समझ सकते हो कि ये कितने डेकोरेटेड सोल्जर थे। लेकिन पार्टीशन के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन आर्मी में नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तानी आर्मी में जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी में जाने के बाद 36 साल में ही वहां पे ये कमांडर इन चीफ बन गए थे। 36 साल एक काफी छोटी उम्र होती है एक बंदे के लिए कि वो कमांडर इन चीफ बन रहा है पूरे कंट्री का। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद असगर खान ने रिटायरमेंट के बाद ये एक इंसान जो बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर था वो इंसान रिटायरमेंट के बाद बन गया एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एक पैसिफिस्ट सिंपल भाषा में वो होता है जो कहता है कि वॉर से कोई फायदा नहीं है, वॉर नहीं लड़ना है, कोई वॉर नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। इनके और भी कई सारी एलिगेशंस थे आईएसआई के ऊपर, इन्होंने कोर्ट केसेस भी फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में कि आईएसआई के थ्रू जो पैसा है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को अमीर बनाने के लिए यूज करा जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। पर एज यूजुअल जितना ब्रेन वॉश पाकिस्तानी क्राउड का करना था वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छे से किया, इतने अच्छे से किया कि इनकी जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी उसको ना कोई भाव मिला ना कोई वोट खास मिले और ये अपना जो स्ट्रगल है वो सब करते रह गए। हालांकि इनकी जो स्पीचेस हैं उनमें ये बोलते हुए भी नजर आए कि मैं जो ट्राई कर रहा हूँ मुझे पता है कि दुनिया मुझे पागल कहेगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी क्राउड की वो बात कर रहे थे और मेरा कोई खास सक्सेस का है नहीं रेशियो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं वो करूंगा क्योंकि विच इज अ राइट थिंग। इन्होंने खुद ही बताया कि मैंने डंडे खाए हैं, मैंने मार खाई है, मुझे 5 साल हाउस अरेस्ट करके रखा गया। अब इंडिया में जब 370 हटी थी तो कुछ पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट करा गया, उस पर बहुत सारे एक तरफ के लोगों को बड़ा बुरा लग गया, लेकिन वो ये बातें नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की मांग करने वाले इंसान के साथ क्या होता है और वो भी ऐसे बंदे के साथ जो इतना डेकोरेटेड सोल्जर रह चुका है पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस में। एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान ने ये साफ साफ एक्सेप्ट किया और बोला आके पब्लिक में कि इंडिया ने कभी कोई वॉर स्टार्ट ही नहीं किया, सारे के सारे वॉर पाकिस्तान ने स्टार्ट किए। एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस की जो ब्रेन वॉशिंग क्राउड की करी गई उसके बारे में काफी उनका भांडा फोड़ा, लेकिन उनको चुप करा दिया गया बड़ा आसानी से। खैर ये एक इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया मोहम्मद असगर खान का। अब मैं 65 वॉर की बात करता हूँ, उसे एक छोटे से पार्ट में समराइज करने की कोशिश करता हूँ। 65 के टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया का एक सिनेरियो था ना, इसको समझने की कोशिश करना। इंडिपेंडेंस के बाद एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान वो कंट्री था जो यूएसए की तरफ मूव कर चुका था और इंडिया वो कंट्री था जो यूएसए के साथ नहीं था। इंस्टेड ऑफ दैट वो रशियंस के साथ ज्यादा उसकी अच्छी बनती थी। इसका भी एक रीजन था कि पाकिस्तान जो पर्टिकुलर कंट्री है उसको कम्युनिज्म के खिलाफ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसको कोई मतलब नहीं है कि कम्युनिज्म के खिलाफ बोलो या साथ बोलो, वो कम्युनिज्म के खिलाफ बोलने में उसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं और वो यूएसए चाहता था क्योंकि उस टाइम रशिया और यूएसए की अच्छी खासी आपस की मतभेद चलती थी। तो जो कम्युनिज्म के खिलाफ बोल रहा है वो यूएसए के ऑटोमेटिकली साथ हो जाता था और ये जो यूएसए का साथ पाकिस्तान को मिलता था इसकी वजह से जो पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स थे, वेपन्स थे, टैंक्स थे, फाइटर एयरक्राफ्ट्स थे और डिफेंस फोर्सेस में और भी जो चीजें यूज करी जाती हैं वो ज्यादा लेटेस्ट वर्जन थे, इंडिया से कहीं ज्यादा आगे टेक्निकली। और इस बात का पाकिस्तान को अच्छे से पता था और यही सोच के पाकिस्तान ने अपना पहला अटैक किया रन ऑफ कच्छ में 1965 में अप्रैल के महीने में। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये 1965 वॉर का हिस्सा नहीं है। जब रन ऑफ कच्छ पे पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, बीच में यूनाइटेड नेशंस आ गया और यूनाइटेड नेशंस ने एक लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दी। तो जो लड़ाई थी, जो एक वॉर नहीं था, एक छोटी लड़ाई थी, उसको वहीं पे रोक दिया गया। लेकिन इस इंसिडेंट में पाकिस्तान को ये लग गया कि भाई अगर हम इन पे अटैक करते हैं इंडिया वाले पे तो ये इंडिया वाले जो है वो कमजोर है और ये ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ करते नहीं। यहाँ से शुरू हुआ पहला इंसिडेंट, ऑपरेशन जिब्राल्टार। ऑपरेशन जिब्राल्टार सितंबर के आसपास हुआ था। उसमें पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उनको उनके एडवाइजर ने किसी पर्टिकुलर
एडवाइजर ने एक कुछ एडवाइस दी, और एडवाइस थी कि पाकिस्तान क्या करेगा कि कुछ अपने जो सोल्जर्स हैं और कुछ जो आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान अपने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बुलाता है, उसके कुछ बंदे उठा के और कुछ मिलिटेंट्स को मिला जुला के सबको कश्मीर भेज देगा, और वो जाके कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको भड़काएंगे कि भाई तुम हमारे रिलीजन के लोग हो और तुम इंडिया के साथ सेट नहीं बैठते, इंडिया तुम पे अत्याचार करता है, इंडियन आर्मी अत्याचार करती है, और फिर वो आगे जो है कश्मीर को हथियाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी प्लानिंग थी वहां से। अब इस पूरी प्लानिंग में मेजर जनरल हुसैन मलिक भी शामिल थे। ये नाम ध्यान रखना। जब ये इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में करी गई तो जो अयूब खान ने सोचा था पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने, ऐसा हुआ नहीं। जब वो सारी इन्फिल्ट्रेशन हुई और पाकिस्तानी सोल्जर कश्मीर में पहुंचे अपनी वेशभूषा बदल के, तो वहां के लोगों ने इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान का सपोर्ट करने की बजाय या उनकी हेल्प करने की बजाय वो एकदम काम हो गए। उन्होंने ज्यादा कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, और कुछ जो लोग थे उन्होंने जाके इंडियन आर्मी को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन चल रही है, आप देख लो जैसा करना है। यहाँ से इंडियन आर्मी एक्टिवेट हो गई, इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवेट हो गई, और उन्होंने डिसीजन लिया जो जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो भी आए हुए हैं एकदम से, मतलब उन्होंने काफी एग्रेसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए कि कहाँ कहाँ पे मिलिटेंट्स या पाकिस्तानी सोल्जर्स एक्टिवेटेड हैं, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान का पहला मूव था वही अनसक्सेसफुल होना स्टार्ट हो चुका था। अब इस हड़बड़ी में पाकिस्तान ने अपना आगे का ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिससे जो पूरा वॉर है वो स्टार्ट हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट अयूब खान को ऐसा लगा ही क्योंकि इंडिया में वो अपनी इन्फिल्ट्रेशन करा के और इंडिया कश्मीर को भड़का देंगे। इतना आसान ये चीजें नहीं होती हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो बड़ा ही स्टूपिड सा एक रीजन है। ऐसा हुआ क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान का बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कैसे बनाया? 1965 के स्टार्टिंग में एक किताब आई थी सिडनी एफ गिफिन्स की, द क्राइसिस केम फॉर डिफेंस एनालिसिस। इस किताब में दो फिक्शनल स्टोरीज थी, मतलब जो हाइपोथेटिकल स्टोरीज थी। एक स्टोरी थी क्यूबा को लेके, दूसरी स्टोरी थी पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा फ्यूचर में, और वो कश्मीर के इशू पे होगा। उस बुक में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा कश्मीर वाले एरिया में 1966 1 सितंबर को। जब इंडिया पे पाकिस्तान अटैक करेगा तो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश पे। ये बुक में लिखा हुआ था। वो इंडिया बांग्लादेश पे अटैक करेगा और उस पूरे सिनेरियो में चाइना अटैक कर देगा इंडिया पे सिक्किम वाले एरिया में। और जब ये पूरा केओस होगा और वॉर चल रहा होगा तो यूएसए बीच में आएगा और बोलेगा इंडिया से कि भाई आप एक काम करो, जम्मू कश्मीर में आप वोटिंग करा लो लोगों की कि भाई वो किस कंट्री के साथ रहना चाहते हैं। और जो कश्मीर में है वो मोस्टली ऑफ कोर्स मुस्लिम्स हैं, तो वो वोट करेंगे पाकिस्तान के फेवर में, और ऐसे जो है पाकिस्तान के पास कश्मीर चला जाएगा और इंडिया के पास जो कश्मीर है इंडिया गवा देगा। इस फिक्शनल स्टोरी में भी यही लिखा हुआ था कि 1 सितंबर 1966 को पाकिस्तान कश्मीर के एरिया में अटैक करेगा। और जो अटैक हुआ, जो मतलब वॉर का ऑफिशियल डेट थी, वो 1 सितंबर 1965 ही थी। एक और बात है जो इस लिंक को और जोड़ती है कि बुक में लिखा हुआ था कि यूएसए बीच में आएगा और वोटिंग कराएगा वहां के लोगों को कि भाई आप किसके साथ रहना चाहते हो। और यही हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टार में जो लोगों को अंदर भेजा गया था भड़काने के लिए, उससे ये पर्पस सॉल्व होता है कि अगर फ्यूचर में कोई वोटिंग होती है तो वो पाकिस्तान के लिए वोट करेंगे। तो फाइनली जो पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल गेम चल रहा था इस वॉर को लेके, वो सिर्फ एक बुक के ऊपर बेस्ड था। मतलब पता नहीं क्या उन्होंने कार्टून नेटवर्क समझ रखा था। हालांकि जो इनका फर्स्ट स्टेप था वही फेल होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने लॉन्च किया, हड़बड़ी में लॉन्च किया या फिर उनका पहले से प्लान था, वो चीज 100% क्लियर नहीं है। पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये हुआ 1 सितंबर को। उनका जो मेन टारगेट था वो था अखनूर ब्रिज, क्योंकि अगर अखनूर ब्रिज पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया या उसको डैमेज पहुंचा दिया तो जो इंडियन आर्मी है वो काफी सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, उनके हाथ से ही चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो जो ब्रिज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज था आर्मी की सप्लाईज को भेजने के लिए। अब आप मजे की बात देखो कि यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में ये बात हो चुकी थी कि भाई अखनूर ब्रिज के जो अखनूर सेक्टर है उस पे कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है वो ज्यादा फोर्सेस नहीं रखेगा। इस वजह से जो इंडिया की बटालियंस थी वहां पे, आर्मी थी, वो ज्यादा कुछ खास आर्मी वहां पे नहीं खड़ी हुई थी। पाकिस्तान का जब वहां पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान वहां पे काफी ज्यादा हैवी मात्रा में उसने अटैक किया, और वो इंडियन आर्मी जब वहां पे ज्यादा थी ही नहीं, तो वहां इंडिया को पहले दिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और पाकिस्तान वहां इस अटैक से इंडिया की टेरिटरी में अंदर आ चुका था। ऊपर से अटैक जो हुआ था वो हुआ भी सुबह के 5 बजे था। अब यहाँ पे एक चीज समझना बड़ा जरूरी है कि इंडिया उस टाइम, जैसे अमेरिका की अभी जो स्टैंड है वो कैसा है कि वो ना इंडिया के फेवर में है ना पाकिस्तान के फेवर में है, मतलब काइंड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप उल्टा यही मान सकते हो कि डिप्लोमेटिकली इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए मानता है कि इंडिया जो चाइना को टैकल करने के लिए एशिया में बहुत अच्छा एक कंट्री है, उनके पास एक बहुत अच्छा एलाय है। लेकिन उस टाइम सिनेरियो ये नहीं थे। क्यों? क्योंकि चाइना इतना इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं था। दूसरा जो मैंने कम्युनिज्म वाला एंगल बताया तो पाकिस्तान उनके साथ था। इस वजह से जो पाकिस्तान था वो एक नॉन नेटो एलाय था यूएसए का, और अमेरिका अपने म्यूचुअल एड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था, जिसमें उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी हुआ करती थी और मिलिट्री हेल्प भी हुआ करती थी। यूएसए की हेल्प की वजह से पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स थे या फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो थे सुपरसोनिक स्टार फाइटर्स, और यूएसए के एयरक्राफ्ट F-86 सैबर्स। इंडिया के पास हंटर्स जैसे कुछ एयरक्राफ्ट थे। सिंपल वे में समझाता हूँ कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट थे वो अपनी एयरक्राफ्ट से गोलियां मार सकते थे सामने वाले एयरक्राफ्ट पे, जबकि जो सैबर था उस पे मिसाइल सिस्टम था। दूसरा जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट थे, ये फाइटर एयरक्राफ्ट थे,
थे वो रात में भी लड़ सकते थे, लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट रात में नहीं लड़ सकते थे। इनफैक्ट जो 1971 का वॉर हुआ उसमें जो बॉर्डर फिल्म बनी है उसमें भी अगर आपने मूवी देखी हो तो जैकी श्रॉफ सनी देओल की हेल्प करने नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके पास जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो रात में लड़ने के लिए या रात में डिफेंड करने के लिए इनफ थे ही नहीं। और इंडिया के पास जो टैंक थे वो AMX-13 जैसे टैंक थे, पाकिस्तान के पास जो टैंक थे वो थे US मेड M47, US मेड M48। इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो सिंपल एक काम करना, गूगल सर्च करो, दोनों का टैंक देखो और आपको पता चल जाएगा कि इंडियन टैंक जो थे AMX-13 टैंक वो कितने छोटे थे साइज में, उनकी जो नाल थी वो भी कितनी छोटी थी, और जो पाकिस्तान के टैंक थे वो कितने बड़े थे साइज में, और उनकी जो नली थी वो कितनी बड़ी थी। वापस आते हैं अपने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में जो अखनूर सेक्टर में किया गया था सुबह 5 बजे। यहाँ पे उस टाइम पे जो कमांडर इन चीफ थे वो थे मेजर जनरल हुसैन मलिक, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में नाम याद रखने के लिए, जो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में भी इन्वॉल्व थे, जो अयूब खान को एडवाइस दी गई थी कि ऑपरेशन जिब्राल्टार करो भाई, इन्फिल्ट्रेशन करो। पहले दिन जब पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में अटैक किया तो पाकिस्तान काफ़ी लीड में था, लेकिन अयूब खान को वहाँ पे पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, उनको लगा कि हुसैन मलिक, मेजर जनरल हुसैन मलिक, जो पहले भी ऑपरेशन जिब्राल्टार में उनका रोल था और अब भी यहाँ पे लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो लीडिंग सिचुएशन में है, एकदम से उनका जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाते हैं और उनको हटा दिया जाता है। वहाँ पे आते हैं याह्या खान। इस चीज़ में पहले दिन जो पाकिस्तान ने लीड ली थी वो लीड ही खत्म हो गई, क्योंकि दूसरे दिन तो सीज फायर हो गया काइंड ऑफ, पाकिस्तान ने कोई खास अटैक किया ही नहीं। इनफैक्ट जो दूसरे दिन का टाइम वेस्ट हुआ उसके बाद तीसरा और चौथा दिन भी वेस्ट हुआ, क्योंकि कोई भी नया कमांडर इन चीफ आएगा तो चीज़ों को समझने में और दोबारा से सिस्टम को अपने जगह पे लाने में टाइम लगता है। यहाँ इंडिया को मिल गया 6 सितंबर तक का टाइम। आप ये मजे की बात देखो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस टाइम ये सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान का हीरो हुसैन मलिक ना बन जाए, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो याह्या खान को, जिनको हुसैन मलिक को हटा के दूसरे कमांडर इन चीफ को उस जगह पे लाया गया, याह्या खान, वो अहमदी मुस्लिम थे इसलिए उनके पसंदीदा थे, क्योंकि ये जो पूरा डिसीजन है ये पूरा प्रॉपर यूनिलैटरली लिया गया था अयूब खान द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी जरूरी है कि जो बुक में लिखा हुआ था सिडनी F. गिफिन्स की, जो अमेरिका ने बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान का, उसमें लिखा था कि इंडिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक करेगा, लेकिन इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक करना ही नहीं था, क्योंकि ग्राउंड लेवल सिचुएशन में इंडिया को अच्छे से पता था कि जैसे ही कभी वॉर की सिचुएशन आती है या ऐसा कुछ भी मसला होता है तो ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान कट ऑफ कर देता है। तो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इंडिया ने एक और फ्रंट खोल दिया, और इस बार जो फ्रंट खोला वो कश्मीर में नहीं था, वो था पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में, लाहौर के सेक्टर में, और आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पाकिस्तान शॉक हो गया पूरा, क्योंकि उस टाइम के जो सिनेरियोज थे और आज भी वही सिनेरियोज हैं ऑलमोस्ट, ये पंजाब पाकिस्तान है और पंजाब पाकिस्तान पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब। बाकी के एरियाज़ को ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ना ही उन्होंने कभी पास्ट में दिया है। इसी वजह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की क्रिएशन की भी शुरुआत, या फिर यूँ कह लो कि आग में मिट्टी का तेल डालना होता है ना, वो यहीं से हो गई थी, क्योंकि जब वॉर हुआ पाकिस्तान के पास जो भी आर्मी एयरफोर्स थी वो सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान में थी। मतलब अगर इंडिया ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर देता और उसे इन्वेड करने की कोशिश करता तो पाकिस्तान कश्मीर के चक्कर में ईस्ट पाकिस्तान को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था कि भाई ले जाओ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 203 एयरक्राफ्ट थे टोटल, उसमें से सिर्फ 16 थे जो ईस्ट पाकिस्तान में थे, और अगर ज्योग्राफिकल एरिया या पॉपुलेशन किसी भी बेसिस पे अगर कैलकुलेट करा जाए तो वहाँ पे आधे एयरक्राफ्ट होने चाहिए थे। इंडिया ने जो है अपना लाहौर की तरफ फ्रंट खोल दिया और अटैक कर दिया, और ये एक मेन मूव था जो इंडिया ने लिया उस टाइम पे, जिसकी वजह से जो पूरा 65 का वॉर था जो पूरा पलट गया एकदम सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान पहले लीड में था और वो एकदम से बैकफुट पे आ गया, क्योंकि जैसे ही इंडियन आर्मी ने लाहौर की तरफ मूव करना शुरू किया, इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच चुकी थी, तो पाकिस्तान आर्मी ने फिर अपने जो सोल्जर्स थे जो कश्मीर फ्रंट पे लड़ रहे थे या अखनूर सेक्टर में लड़ रहे थे, उन्हें वापस बुलाया लाहौर की तरफ, और वहाँ से जो सिचुएशन थी जो कश्मीर के एरिया में थी वहाँ ईजी हो गई। अगर चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वॉर तो एक्चुअल में इसी सिचुएशन में ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान जिस इंटेंशन के साथ कश्मीर की तरफ आया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही थी, क्योंकि सोल्जर्स जो हैं वो लाहौर की तरफ मूव करना शुरू कर चुके थे और मेन जो पर्पस था वो तो कश्मीर की तरफ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो जो वॉर था वो वहाँ पे एंड नहीं हुआ। वॉर हुआ 23 सितंबर को एंड। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो खैरात में मिले हुए जो इक्विपमेंट्स थे उनका शो ऑफ करना ज़रूरी था, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को यूज़ करा गया दबा के। और यहाँ पे आप एक शॉकिंग चीज़ देखो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हो या पाकिस्तानी नेवी हो, जब ऑपरेशन जिब्राल्टार का प्लान करा गया इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कराने वाला, उस टाइम इन दोनों को ही बिल्कुल कानो कान कोई खबर नहीं दी गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये जो वॉर लड़ रहे थे इनको ये भी नहीं पता था कि वॉर स्टार्ट कब हुआ। और जो मैंने मोहम्मद असगर खान का जिक्र किया था, उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कि प्रेसिडेंट अयूब खान का खुद का पर्टिकुलर डिसीजन था, और ना मुझे पता चला, ना नेवी को पता था, ना एयरफोर्स को पता था, हमें किसी को कोई कुछ नहीं पता था कि हम वॉर जो लड़ रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई,
उसका पर्पस क्या है। पाकिस्तानी एयरफोर्स उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि यूएसए की जो वेपन्स थे, एयरक्राफ्ट थे, वो पाकिस्तान के पास थे जो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन के थे। तो उस टाइम अगर पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान की कुछ खास हेल्प नहीं कर पाई और जो पूरा वॉर है उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को बीट नहीं कर पाई, तो आप खुद इस बात को इमेजिन करो कि इंडियन एयरफोर्स ने कितनी ब्रेवरी के साथ और कितना स्ट्रेटेजिकली उस वॉर को लड़ा होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को उन्होंने पीछे हटा के रखा और कोई लीड नहीं लेने दी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं ये पूरा इंसिडेंट बता नहीं पाऊंगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स कैसे वहाँ पे लड़ाई हुई, क्योंकि ये लड़ाई 23 सितंबर तक चली और मोस्टली ये एयरफोर्स के बीच में ही वॉर हो रहा था। लेकिन ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग और ब्रेवरी वाली एक वॉर था जो इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही ब्रेव और बहुत ही साहस के साथ एक युद्ध लड़ा था। 23 सितंबर को यूएसए और रशिया दोनों ने इंटरवीन किया और जो सीज फायर है उसको मेंटेन करा गया। और एक न्यूट्रल स्पेकुलेशन बोलता है कि इंडिया के पास जब वो सीज फायर की सिचुएशन बनाई गई तो इंडिया के पास 1920 मतलब 1920 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इंडिया के पास थी और पाकिस्तान के पास 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो इंडिया का था और उनके कंट्रोल में था। तो इंडिया के पास जो कंट्रोल में एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा नहीं था। और एक और चीज़ थी कि जो इंडिया ने एरिया कंट्रोल में लिया था वो मोस्टली ग्रीन एरिया था, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे धरती उपजाऊ है। जो पाकिस्तान के पास मोस्टली एरिया था वो डेजर्ट था या फिर कश्मीर का वो एरिया था जो मतलब थोड़ा सा माउंटेन वाला रीजन था। हिस्टोरियन जेरेमी ब्लैक लिखते हैं अपनी किताब में कि इंडिया को उस सिचुएशन उस पर नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया उस सिचुएशन में जब लड़ रहा था तो इंडिया के पास जो एम्यूनेशन थी वो 80% ऑफ एम्यूनेशन अभी बची हुई थी, उसकी सिर्फ 20% एम्यूनेशन यूज हुई थी। और जो पाकिस्तान है उसके पास सिर्फ 15% बची हुई थी, 85% यूज हो गई थी। तो इंडिया एक उस सिचुएशन में खड़ा था जहाँ पे एक प्रॉपर डिसिसिव विक्ट्री ले सकता था, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड विक्ट्री वहाँ पे ले सकता था, लेकिन इंडिया ने वो नेगोशिएशन करके गलत किया। उस टाइम के इंडियन एयरफोर्स चीफ थे अर्जन सिंह, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा था कि वॉर को रोका जाए और सिचुएशन को नॉर्मल करा जाए, वरना इंडिया आराम से एक डिसिसिव विक्ट्री या फिर वही रिटर्न विक्ट्री वहाँ पे अचीव कर सकता था इजीली। खैर जो सिचुएशन है हम उसे ऐसे असेसमेंट उसका नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसमें अगर आपके सामने यूएसए भी आपके खिलाफ खड़ा हो, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, फिर चाइना से भी आपकी ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रही क्योंकि उससे पहले ही 1962 में वॉर हुआ था हमारे साथ। तो उस टाइम के डिसीजन को हम आज की सिचुएशन में असेस नहीं कर सकते और ये नहीं बोल सकते कि इंडिया ने गलत किया वो सीज फायर करके या फिर जो पाकिस्तान की कंट्रोल टेरिटरी हमने ले ली थी उसको वापस छोड़ के। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ थी जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो था जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था हाजी पीर पास, क्योंकि उसी हाजी पीर पास से आज तक जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करे जाते हैं। और ये हाजी पीर पास एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे ये पूंछ और उरी के बीच में पड़ता है। इसकी वजह से जो उरी से अगर पूंछ जाना हो तो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, 200-250 किलोमीटर की, जबकि वो जो पूरी डिस्टेंस है अगर हाजी पीर पास को कैप्चर करके ना दिया जाता वापस तो वो सिर्फ 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाती। उस टाइम के जो सिनेरियोज थे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। हालांकि जब तस्केंट एग्रीमेंट हुआ, सीज फायर के बाद एक एग्रीमेंट हुआ जो उज़्बेकिस्तान में साइन किया गया, रशिया ने वो साइन कराया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि वॉर से पहले जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, सिचुएशन थी, उस पर अपना वापस चले जाओ और फिर से कोई अटैक नहीं होगा, पाकिस्तान कोई अटैक नहीं करेगा, इंडिया कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वॉर तो होते रहे फ्यूचर में भी और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं रोका। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो हर इंडियन को पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में एक अलग टाइप का वॉर चल रहा था जो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को जिसके पास ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड वेपन्स थे उनको वहाँ पे दबा के रखना जरूरी था पाकिस्तान में। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि वो सरगोदा एयरबेस पे अटैक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के काफ़ी इक्विपमेंट्स और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। इंडियन एयरफोर्स के मिस्टियर्स जो हमारे एयरक्राफ्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया सरगोदा में, काफ़ी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी किया और फिर वहाँ से वापस लौटने लग गए। तो उस टाइम पे जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तानी, वहाँ पे उन्हें भनक लग गई और वो वापस आने लग गए। तो उस टाइम इंडियन एयरक्राफ्ट एक मिस्टियर जिसे कर्नाटका के स्क्वाड्रन लीडर देवाया चला रहे थे, उस पे पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट ने अटैक कर दिया जब मिस्टियर हमारा अटैक करने के बाद सरगोदा एयरपोर्ट पे वापस लौट रहा था। इस अटैक में जो देवाया का एयरक्राफ्ट था वो डैमेज हो गया। अब देवाया के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, एक तो वो सीधे चलते रहते और इंडियन टेरिटरी में घुस जाते, लेकिन उन्हें ये श्योरिटी नहीं थी कि वो इंडिया पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। तो देवाया ने वहाँ पर डिसाइड किया कि वो अब इंडियन टेरिटरी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट वापस घुमा लिया और वापस घुमाया उसी एयरक्राफ्ट के पीछे, और देवाया ने अपनी फुल कैपेसिटी के साथ उस सुपरसोनिक स्टार फाइटर के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि बड़ी ही शॉकिंग चीज थी सुपरसोनिक स्टार फाइटर के पायलट के लिए भी, क्योंकि ऐसा कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करता है। देवाया ने उस सुपरसोनिक स्टार फाइटर पे अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक किया और उसको डैमेज कर दिया। उसको इतना डैमेज कर दिया कि उसको जो उड़ा रहे थे अमजद हुसैन, उन्हें वहाँ से इजेक्ट करना पड़ा और वो जो एयरक्राफ्ट था वो
खत्म हो गया, वो फट गया। लेकिन एज यूजुअल इस पूरे इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली जो देवाया हैं उनको भी अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ा और वो शहीद हो गए। अभी जो पूरा इंसिडेंट है ये कभी इंडिया को पता ही नहीं चलता, ये पूरी दुनिया को ही पता नहीं चलता, क्योंकि जो भी हो रहा था वो या तो वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पायलट को पता था अमजद हुसैन को, या फिर वो देवाया को पता था। लेकिन इस स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब 1971 वॉर में यही अमजद हुसैन अपने एयरक्राफ्ट को दोबारा से उड़ा रहे थे और अमृतसर के रीजन में जब इनके एयरक्राफ्ट को शूट कर दिया गया और अमजद हुसैन ने उस एयरक्राफ्ट से भी इजेक्ट कर दिया, तो वो जो लैंड हुए वो पाकिस्तान में लैंड नहीं हुए, वो अमृतसर में लैंड हुए। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया इंडियन आर्मी ने, और उसके बाद जब अमजद हुसैन ने ये स्टोरीज बताई कि देवाया ऐसा वापस मुड़ के आए थे, तब इंडियन आर्मी को ये पता चला कि देवाया ने क्या कर दिया था। और ये जो स्टोरी है ये फिर से रीवेरीफाई होती है जब एक ब्रिटिश ऑथर एक किताब लिखते हैं बैटल ऑफ पाकिस्तान, और वो PAF के पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर से मिल के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस स्टोरी का जिक्र भी जो है वो अपनी किताब में करते हैं, तो ये स्टोरी दोबारा रीवेरीफाई होती है। दूसरा इंसिडेंट था 19 सितंबर 1965 का, जब बलवंत राय मेहता अपने एक कम्यूटर एयरक्राफ्ट में टाटा केमिकल्स मीठापुर में ये था, वहाँ से रन ऑफ कच्छ के एरिया में जा रहे थे और वो इंडियन टेरिटरी में ही थे, और उसे जो प्लेन को उड़ा रहे थे वो थे जहांगीर इंजीनियर। उनके साथ कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ स्टाफ मेंबर्स थे, उनकी वाइफ भी थी। अब ये जो प्लेन है ये सिर्फ इंडियन टेरिटरी में उड़ रहा था, लेकिन इसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको शूट कर दिया, और इस पूरे इंसिडेंट में जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो जाती है। बाद में जो कैश हुसैन जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को हिट किया था, उन्होंने फिर जहांगीर इंजीनियर के जो डॉटर है उनसे माफ़ी भी मांगी, और हमारे इंडियन का दिल बहुत बड़ा होता है, उनकी जो डॉटर है उन्होंने उन्हें माफ़ भी कर दिया। खैर मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया का जो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट जिसमें एक इंडिया का गुजरात के चीफ मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे थे, वो तो पाकिस्तान को दिख गया कि हाँ ये एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट है जो इंडिया पाकिस्तान में जांच परख करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की टेरिटरीज में, तो इसको उड़ा दो। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के एक सोल्जर स्क्वाड्रन लीडर JM नाथ एक कैनबरा प्लेन लेके और बहुत ही नीचे की हाइट पे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर घुसते थे, वापस आते थे, और ये पूरा काम वो करते रहते थे। बिल्कुल पता भी नहीं चलता था किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी, और ये काम वो कई सालों से कर रहे थे और पाकिस्तान को इसका कभी पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर का प्लेन उड़ा दिया। जब इंडिया ने लाहौर की तरफ फ्रंट खोला था वॉर की सिचुएशन में, जब इंडिया लाहौर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था, तब JM नाथ ने ही वो इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि एक कैनाल पड़ती थी बीच में जो पाकिस्तान ने बनाई थी ताकि अगर कभी वॉर की सिचुएशन हो तो उसे फ्लड कर दिया जाए और जो इंडियन सोल्जर हैं वो अंदर ना आ पाए लाहौर की तरफ। तो JM नाथ का काम था कि ये पता करना कि वो सिचुएशन बन सकती है या नहीं बन सकती, हमारे सोल्जर उसको पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो उन्होंने बखूबी निभाया। पाकिस्तान की आर्मी चीफ से लेके पाकिस्तान के एयरफोर्स कमांडर इन चीफ तक सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो वॉर है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। और आप ये चीज़ देखो कि पाकिस्तानी क्राउड का किस तरीके से ब्रेन वॉश करा गया, क्योंकि पाकिस्तानी क्राउड को ये चीज़ें ऐसे दिखाई जाती हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने अपने टेरिटरीज को डिफेंड किया, इसलिए जो पाकिस्तान है वो जीत गया। और मजे की बात है कि 6 सितंबर को पाकिस्तान अपना डिफेंस डे मनाता है और 7 सितंबर को पाकिस्तान अपना एयरफोर्स डे मनाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से डिफेंड कर लिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी 7th की डेट को अच्छे से डिफेंड कर लिया सब कुछ। लेकिन ये जो सारे के सारे डेज रखे गए हैं, इसका जो बेस है वो ही झूठ है, क्योंकि इंडिया ने तो कभी अटैक किया ही नहीं था। अटैक तो ऑपरेशन जिब्राल्टार में हुआ था, और ये चीज़ इंडियन सोल्जर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे या फिर इंडियन ऑथर्स नहीं लिख रहे ये चीज़ पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स एट दैट टाइम और उस टाइम के आर्मी चीफ ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्राउड को इस तरह से ब्रेन वॉश करा गया कि वो सेलिब्रेट करते हैं लाहौर में रखे हुए इंडियन टैंक्स, जैसे पता नहीं इंडियन के जो टैंक हैं वो लाहौर तक वो पाकिस्तानी सोल्जर अपने कंधों पे रख के ले गए थे, क्योंकि अगर वहाँ पे टैंक हैं तो इंडियन सोल्जर्स वहाँ तक पहुँचे थे टैंक लेके, तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात है। 1965 के जो वॉर था उसे कौन जीता कौन हारा, इसको जानने के लिए इंडियन आर्मी ऑफिसर्स या फिर इंडियन डिप्लोमेट्स की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की साइड भी सुन लें या फिर जो वेस्ट के न्यूट्रल लोग हैं उनकी बातें सुन लें तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के उस टाइम के एयरफोर्स चीफ नूर खान, जो मोहम्मद असगर खान को हटा के लगाए गए थे, उनका कहना था द परफॉर्मेंस ऑफ आर्मी डिड नॉट मैच that of Pakistani Air Force mainly because the leadership was not as professional. They had planned the operation Gibraltar, जो पाकिस्तान आज तक एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने किया था। They had planned the operation Gibraltar infiltration into Jammu and Kashmir for self glory rather than in the national interest. It was a wrong war and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war and that we were the victim of Indian aggression. जब आपके कमांडर इन चीफ कह रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया ही नहीं, पाकिस्तान ने अटैक किया, तो फिर वो बात ही कहाँ से आ जाती है कि पाकिस्तान ने डिफेंड किया। जब पाकिस्तान ने डिफेंड किया ही नहीं, एग्रेशन किया, तो फिर डिफेंस डे किस बात का बनाया जा रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक करता है तो फिर जो कंट्री डिफेंड कर रहा है अगर उसने प्रॉपरली अपने कंट्री को डिफेंड कर लिया ना तो वो जीत गया।
लेकिन यहाँ तो सिनेरियोज वो भी नहीं थे। यहाँ तो इंडिया के पास वॉर खत्म होने के पास जो पार्ट ऑफ लैंड था, वो पाकिस्तान के पास जो पार्ट ऑफ लैंड था वॉर खत्म होने के बाद, उससे कहीं ज़्यादा था और वो ज़्यादा ग्रीन था। इंस्टेड ऑफ के डेजर्ट पे कंट्रोल कर लिया या फिर माउंटेन्स पे कंट्रोल कर लिया एक दो। पूरे वेस्ट की कैलकुलेशन थी कि पाकिस्तान इंडिया का जब वॉर होगा कश्मीर इशू पे और हमने इतने तगड़े तगड़े वेपन इनको दे रखे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री हासिल करेगा और इंडिया जो है हार जाएगा। लेकिन यहाँ जो 65 में वॉर में हुआ वो उसने पूरे वेस्ट को शॉक कर दिया, क्योंकि वेस्ट के आर्टिकल्स भी कुछ इस तरह थे कि 65 वॉर के बाद इंडिया विल राइज एज अ एशियन सुपर पावर नाउ। और आज जो हम सिचुएशन देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक फेलियर की, ये कहीं ना कहीं 65 वॉर के बाद ही स्टार्ट हो चुकी थी। उसके असर जो है वो 30-40 साल 50 साल बाद ही दिखते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट 1965 वॉर। और ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिसकी किताबों के पन्नों पे अगर थोड़ी धूल चढ़ जाए तो साफ करके पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो हिस्ट्री कैन ओनली टीच अस व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नॉट।